Hello dear students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to continue with the monopolistic competition again. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम कवर अप करेंगे शॉर्ट रन, इक्विलिब्रियम एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स. सब पे अटेंशन एंड डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं. जस्ट पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली. I hope all of you are there on the particular, you are watching it and you are there with the pen and the paper, pen and the notebook. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड द डिमांड कर्व, दिस इज़ आवर टॉपिक जो हम लोग अभी चालू करने वाले हैं. इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पहले हम लोग ने कवर किया था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअली, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. सो बहुत सारे पॉइंटर्स हमने कवर अप किए. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रांड नेम, हो सकता है वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट है, हमारा प्रोडक्ट दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के प्रोडक्ट से डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? हो सकता है उसका ब्रांड नेम चेंज अलग हो सकता है उसकी साइज़ अलग हो सकता है वो डिज़ाइन की वजह से डिफरेंशिएशन हो, या कलर डिफरेंट हो, टेस्ट ऑफ परफ्यूम्स डिफरेंट हो, गुड सेल्समैनशिप, सामने वाले के पास अच्छे सेल्समैन हमारे पास नहीं है इसलिए उनका गुड्स ज़्यादा सेल हो रहा है, फिर आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हों. तो ये सब ये सब कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे क्या है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड डिमांड कर्व, ये हम जरा देखते हैं. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन्फ्लुएंसेस द डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड एंड द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन faces a downward sloping demand curve, indicating that he can sell the more by lowering the price, and he is neither the price taker as a perfect competitive market nor the price maker like a monopolist. Product differentiation influences the elasticity of demand. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है क्या? आपका इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड. अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या करता है? मोनोपोलिस्टिक फर्म विल गोइंग टू फेस द डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व. मोनोपोलिस्टिक फर्म फेसेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. दिस इज योर डी, दिस इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. फिर क्या बोल रहा है कि it indicates he can sell the more by lowering the prices and he is neither the price taker. Now perfect competition के केस में क्या था? परफेक्ट कंपटीशन के केस में इंडिविजुअल फर्म प्राइस टेकर था, और मोनोपोली के केस में इंडिविजुअल फर्म क्या था आपका? प्राइस मेकर इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक. ना ही यहाँ पे प्राइस टेकर है, ना ही वहाँ पे प्राइस मेकर है. Nevertheless, he is a price maker in the sense that the price he charges must be competitive and the product differentiation enables him to charge the different prices. अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के वजह से हम क्या करते हैं? डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं. नाउ क्लास पे अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अच्छा है, अगर आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से अच्छा है तो आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं. If your product is good, if your product is having the better quality as compared to your competitors product, तो आप क्या करो? अपना ज़्यादा प्राइस चार्ज करो. अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट जैसा है तो उनके लेवल का प्राइस चार्ज करो. अगर आपका प्रोडक्ट जो है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से चीप है तो आप चीप प्राइस, बहुत लोअर प्राइसेस चार्ज करो. तो जो डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब कुछ आपका जो है एक यूनिकनेस होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर फैक्टर के बेसिस पे आपका प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होना चाहिए सामने वाले के प्रोडक्ट से. वो क्वालिटी हो सकती है, ब्रांड नेम हो सकती है, कलर हो सकता है, वेट हो सकता है, साइज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस हो सकती है. तो आपका प्रोडक्ट जो है कंपनी के दूसरे पर्टिकुलर फर्म्स के, दूसरे पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट से डिफरेंट होना चाहिए. तब जाके आप डिफरेंट प्राइजेस क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हो. जैसे मैं बात करूँ अगर सोप्स के बारे में, so I am not aware of that much, but still I'll just try. कि let's talk about the cell phones only. Cell phones में ले लो. Why the iPhone is charging the higher prices as compared to the any other cell phone? The reason is that they are providing you that kind of a luxury. iPhone is providing you that kind of a quality. iPhone is providing you that kind of amenities, that kind of a characteristics are there, features of the cell phone is there. सो आईफोन क्या कर रहा है? ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. यहाँ पे बात आती है ब्रांड नेम की, यहाँ पे बात आती है बहुत सारे फीचर्स की जो आईफोन के सेल फोन में आपको मिल जाएगी, इसलिए उनका प्राइस क्या होता है? ज़्यादा होता है. फिर बात आते हैं वन प्लस पे. अब वन प्लस की बात की जाए तो वन प्लस के सेल फोन्स अगेन
द सिमिलर क्वालिटी होती है, बट कुछ चीज़ें कुछ फीचर्स अलग होते हैं जिसके वजह से उनका प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ डिफरेंट है तो तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हो। एंड द स्ट्रॉन्गर द डिफरेंशिएशन ग्रेटर द चांसेस ऑफ चार्जिंग द हायर प्राइस सब्जेक्ट टू द ब्रांड लॉयल्टी टू दी ऑफ द कस्टमर। अगर ब्रांड लॉयल्टी है, अगर तुम्हारे ब्रांड का मार्केट में नाम है, कस्टमर्स तुम्हारे ब्रांड के नाम से, तुम्हारे कंपनी के नाम से तुम्हारे कमोडिटी परचेज करते हैं, देन ओवर देयर यू कैन चार्ज द हायर प्राइजेस। अगर ज़्यादा चार्ज भी, अगर हायर प्राइजेस चार्ज करोगे, ज़्यादा प्राइजेस भी चार्ज करते हो, तो भी कस्टमर तुमसे परचेज करेगा क्योंकि तुम्हारे ब्रांड का लॉयल्टी है। सो दैट नथिंग बट वॉट, जो हम लोग देखेंगे, दिस थिंग्स विल गोइंग टू सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एंड उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए। चलो ध्यान देना। सो लेट्स से फिगर 5.2 एक्सप्लेन्स द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। A monopolist firm with the weak position differentials have the demand curve, and DB is the less elastic demand curve of the firm with the strong product differentiation. जरा ध्यान देना है यहाँ पे। अगर आपके डिमांड का अगर आपके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन स्ट्रांग है तो वो केस में आपका इलास्टिसिटी क्या होगा, लेस इलास्टिक होगा। जरा ध्यान देना। अब जरा DB is the less elastic demand curve of a firm with the strong product differentiation with the higher degree of a brand loyalty, and firm with the DA demand curve is more of the price taker than the price firm with the B demand curve, where the firm B is in a position, though the firm is in the position to influence the prices. अगर फर्म A जो है, फर्म A के केस में डिमांड कर्व क्या है, फर्म A के दिस इज द प्राइस टेकर, and the firm B with the demand curve where the firm is in the position to influence the prices. So यहाँ पे क्या होगा, DB is less elastic one and DA is a elastic one. जरा ध्यान देना। जब बात की जाए डिमांड कर्व की, DB, कैन यू सी द डिमांड कर्व ऑफ B, ये क्या है आपका, लेस इलास्टिक है, स्टेगनेंट है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली योर DB। एंड वहीं पे अगर देखोगे DA को, नाउ DB इज जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन टाइप में है, लेकिन DA जो है आपका ये थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबिलिटी है। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा उतना अच्छा आप चार्ज कर सकते हो। तो DB के केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, आपका प्रोडक्ट दूसरे से चेंज है, इफ़ योर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये केस में आप एक डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। और A के केस में अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या है, आपका इलास्टिक कर्व है। इलास्टिक कर्व मीन्स व्हाट, यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, देयर इज नो डैट मच प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। हमारा गुड्स जो है सिमिलर है किससे, कॉम्पिटिटर्स के गुड्स से। हमारा प्रोडक्ट, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज सिमिलर है कॉम्पिटिटर के गुड्स से। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका डिमांड कर्व, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इफ यू गोइंग टू सी दिस कर्व इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर इलास्टिक कर्व। इलास्टिसिटी कहाँ पे होगी, इलास्टिसिटी वहाँ पे होगी जहाँ पे होगा कंपटीशन। और कंपटीशन कहाँ पे होगा, कंपटीशन वहाँ पे होगा जहाँ पे आपके प्राइजेस सिमिलर होंगे। और प्राइजेस कहाँ पे सिमिलर होंगे, जहाँ पे देयर इज अ नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो प्राइस क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर प्राइस सिमिलर होगा, कंपटीशन होगा। कंपटीशन होगा मतलब डिमांड का आपकी इलास्टिक होगी। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इसलिए कंपटीशन होगा नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो हमें किसी को वो डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दिस कर्व इज नथिंग बट व्हाट योर, दिस इज योर रिलेशनशिप बिटवीन द
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड डिमांड कर्व। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उतना इन इलास्टिक द कर्व विल बी, और इलास्टिसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। So the monopolist firm with the weak product differentiation is likely to have a DA demand curve and DB is less elastic curve because यहाँ पे product differentiation है। DB में क्या है, DB में आपका है strong product differentiation, मतलब आप क्या कर सकते हो, हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो और कस्टमर परचेज करेगा, कस्टमर परचेज करेगा। दैट इज नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन ओवर हियर इन द DB। और DA की अगर बात करें हम डिमांड नंबर A की, तो वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे डिमांड DA में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ज़्यादा नहीं है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट दूसरों से कंपैरिजन में डिफरेंट नहीं है, सिमिलर है, तो तुम्हें सिमिलर प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तुम सिमिलर प्राइस चार्ज करोगे तो तुम्हें सिमिलर प्रॉफिट होगा और तुम्हारा डिमांड को क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा। दिस एग्जैक्टली वॉज द फिगर 5.2 जो हमें एक्सप्लेन करता है इलास्टिसिटी। नाउ द नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट is nothing but the short run equilibrium in case of a monopolistic competition। ये बहुत ही important चैप्टर है, बहुत ही important टॉपिक है। Short run equilibrium, we are now familiar with the features of a monopolistic competition. Let us discuss the equilibrium of a firm and the industry with the help of a following assumption। ये कुछ assumptions हैं जो हमें रीड करने हैं, जो हमें देखने हैं, कब, जब तक हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाते। बिफोर गोइंग ऑन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, कुछ अजम्पशंस है, देख लेते हैं क्या अजम्पशंस ये बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा है, मोनोपोली में भी पढ़ा हुआ है। अब देखेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के क्या अजम्पशंस होते हैं। हालांकि ये अजम्पशंस आपके परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों से लिए हुए हैं, तो ज़रा ध्यान देना। पहला है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बात करते हैं जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, जब मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्टेज जहां पे आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज होना चाहिए। मैक्सिमाइज मतलब वो एक ऐसा स्टेज होना चाहिए, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको लॉस होगा, उसके बाद कंटिन्यू किया तो आपको सीधा क्या होगा, लॉस होगा। वही स्टेज है, वो पर्टिकुलर पॉइंट तक ही आपको प्रॉफिट होगा, यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज है। इसके बाद आगे गए, इसके बाद आगे गए तो आपको लॉस हो जाएगा। That is nothing but a profit maximization. A monopolistic firm, like any other business firm, is expected to aim at maximization of a profit both in the short run and long run. जैसे perfect competition में firms होते हैं, जैसे मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है, सबकी सोच वही होती है, सबका सोचना वही होता है, सब लोग वही सोचते हैं। एवरीबडी विल गोइंग टू थिंक दैट कि हाँ हमें कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाए, बहुत हो जाए, लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक उसी तरह एक मोनोपोलिस्ट फर्म भी वही सोचता है। सिंस द फर्म ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, इट कॉन्स्टेंटली थ्रिव्स टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। अब मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है, एक इंडिविजुअल फर्म कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में होता है। मोनोपोलिस्टिक फर्म में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक तरह का कंपटीशन भी होता है, और वो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड वी आर फाइंडिंग द वेज जिसके वजह से क्या हो, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, या तो ज़्यादा सेल करके या तो हम कॉस्ट को कम करके। हमारा इंटेंशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। अब मार्केट में कंपटीशन है तो वो कंपटीशन को देखते हुए हमें प्रॉफिट क्या करना है, अर्न करना है। तो जो भी हो सके, जो भी पॉसिबल इफेक्ट है, जो भी पॉसिबल वे है, उस वे में जाके हमें अपना रेवेन्यू क्या करना है, इंक्रीज करना है, हमें अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है। अ फर्म इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट रैशनली, दैट इज द फर्म एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ें वहाँ पे रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अ यू शेप कॉस्ट कर्व। अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है परफेक्ट कंपटीशन में भी। यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक फर्म इज सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रिटर्न्स। यहाँ पे क्या होता है, आपके रिटर्न्स इंक्रीज भी होते हैं और रिटर्न्स क्या होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं। कॉन्स्टेंट रिटर्न्स आर रेयर पॉसिबिलिटीज एंड इट ऑल टेक प्लेस, दे मे नॉट कंटिन्यू लॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म इज यू शेप्ड। नाउ यू शेप्ड कॉस्ट कर्व का मतलब क्या होता है, देखो ये आपका हो गया यू शेप्ड कॉस्ट कर्व। कुछ याद आया तो बताना मुझे। ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, जो कि क्या है,
यू शेप्ड कर्व है। इनिशियली अगर देखोगे तो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे है, धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर यहाँ पे एक स्टेज आएगा और द वन स्टेज विल कम जिसके बाद एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज होता चले जाएगा। एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होता चले जाएगा। तो हमें कहाँ तक प्रोडक्शन करना है, हमको प्रोडक्शन करना है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले किया तो हम इसके पहले हम करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो रिड्यूस हो रहा है, बट इसके बाद अगर देखोगे तो इससे बाद हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम पॉइंट, ये है हमारा मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पॉइंट। और आप देखोगे एवरेज कॉस्ट क्या है आपका, ये एवरेज कॉस्ट आपका यू शेप्ड है, दिस इज योर यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट। द सेम थिंग इज एक्सप्लेनिंग ओवर हियर कि यहाँ पे आपका यू शेप्ड कॉस्ट कर्व है। द फैक्टर प्राइस एंड द टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल्सो द टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस और टेक्नोलॉजी दोनों क्या होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। दोनों की दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। This assumption help us to avoid the sudden changes of the cost either of the firm and its competitor, and it also enables the firms to operate with the element of a certainty regarding the cost. कभी कभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं नई मशीनरी यूज़ करूँगा, नए प्लांट एंड मशीनरी परचेज करूँगा और फैक्ट्री में इंस्टॉल करता हूँ, नए मशीन लाया मैंने अपने फैक्ट्री में नए मशीन्स लाए और नए मशीन से मैंने प्रोडक्शन करना चालू किया, तो उससे होगा क्या, मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। अगर वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना चालू हो गया तो मुझे एक एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ थोड़ा कम प्राइस चार्ज करके, क्योंकि ऑलरेडी मेरा कॉस्ट कम हो गया है तो मार्जिन ऑलरेडी मेंटेन हो गया है। अगर ठीक वैसे ही अगर मैं ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करता हूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा प्रॉफिट मार्जिन जाएगा। सो टेक्नोलॉजी हमें कांस्टेंट अज्यूम करनी है। और आगे बढ़ते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इट हैज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग और इलास्टिक डिमांड कर्व। द मोनोपोलिस्टिक फर्म फेसेस अ कंपटीशन बाय राइवल्स प्रोड्यूसिंग द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे डिमांड क्या है, आपका डिमांड कर्व यहाँ पे इलास्टिक है। और इलास्टिक डिमांड कर्व क्यों है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन डिटरमाइंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी हमने कवर किया है 5.2 में कि कैसे डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपका डिटरमाइन करता है इलास्टिसिटी। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन होगा, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है आपके पास, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन योर केस, देन योर डिमांड इज इनइलास्टिक। अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है तो सबके जैसा सिमिलर हो जाएगा, सबके जैसा सेम हो जाएगा, तो वैसे इलास्टिक हो जाएगा वो। सो नेक्स्ट वन, नाउ नो फर्दर वेरिएशन नीडेड, नो फर्दर वेरिएशन इन अ प्रोडक्ट। In a monopolistic competition, we have a differentiated products in a given period within which we explains the equilibrium operation of the firm. We expect no further variation in the firm's product. With the above assumption, a firm tries to produce the quantity of output which maximizes its revenue and minimizes its loss. And in the short run, the firm may operate either with the excess profit, normal profit or loss. शॉर्ट रन में या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे जो भी अदर फैक्टर्स है वो उनको हमको वेरी नहीं करना है। सो देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ अ वेरिएशंस शुड नॉट बी देयर फॉर द वेरिएशन इन द फर्म्स प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। अगर हम लोग ये सब चीज़ें अज्यूम करते हैं तब जाके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। द नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द फर्स्ट वन इज योर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। कुछ याद आया इससे भाई बच्चों? Do you remember something? We studied about the short run equilibrium with the excess profit. The same diagram will come which we have studied in the monopoly. The same diagram will come which we have studied in the monopoly. यहाँ पे क्या हो रहा है? Given the demand and the cost condition, the firm would produce its equilibrium output at a point where MC is equals to MR. बार बार दोनों conditions याद हैं तुमको?
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और दूसरा कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, या फिर यहाँ पे काटने के बाद द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग, एमसी कर्व इज राइजिंग। कुछ याद आया? द टोटल आउटपुट इज OQ विद द OQ output and with the output and the given demand AR curve, the price determined by the demand and supply is OP at the price the firm earns the excess profit. Now if you are going to see यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ऐसा बात है, बात कुछ ऐसी है कि लेट्स ड्रॉ द डायग्राम and then you will understand each and everything in clearly, all the things are same, कुछ यहाँ पे different नहीं है। Now यहाँ पे क्या बोला है, and any increase in the price may turns the customers to the other substitute, and a decline in the demand due to the increase in the price will reduce the total revenue. Lowering the price may bring some additional customers, diverting them from the rivals. However, the additional quantity sold is not enough to bring the more revenue, which is enough compensate the losses due to a decrease in the price. Therefore, OP price which brings the maximum possible revenue. अब यहाँ पे होगा क्या, OP के बारे में जब हम बात करेंगे, we'll going to draw the diagram and we'll going to see what exactly it is. So the total revenue is price into output, and what we're going to see, let's say short run equilibrium in the monopolistic competition, और वहाँ पे भी क्या हो रहा है, excess profit हो रहा है. This is your AR curve, this is your MR curve, this is your MC curve. ये हुआ आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम MC कर्व जब MR कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो वो होता है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे आप अगर रेवेन्यू देखोगे तो ये है आपकी रेवेन्यू OP, रेवेन्यू आप प्राइस है आपकी OP, क्वांटिटी है आपकी OQ, और लेट अस सी टोटल रेवेन्यू आपका OQMP। तो हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे, मैंने ड्रॉ किया है ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो ये हो गया आपका M, OQMP, ये आपकी हो गई टोटल रेवेन्यू इन केस ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसा हमने मोनोपोली में डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक वैसे डायग्राम यहाँ पे भी ड्रॉ होगा। ये एवरेज रेवेन्यू, ये आपकी एवरेज रेवेन्यू, ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट, और ये हो गया आपका OQMP इज नथिंग बट द टोटल रेवेन्यू। अब इसके बाद इफ यू आर गोइंग टू सी, लेट अस ड्रॉ द कॉस्ट कर्व। सपोज ये आपका क्या हो गया, AC, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। नाउ एवरेज कॉस्ट की जब बात की जाए तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कहाँ पे आया, तो एवरेज कॉस्ट देखो यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एज पर द टेक्स्ट बुक ये हो गया आपका, दिस इज योर S, और ये हो गया आपका N। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका टोटल रेवेन्यू आपका कौन सा है, OQMP आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। OQSN ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। अब जब टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आपको, प्रॉफिट। सो OQMP में से अगर आपने OQSN माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट NSMP। ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो कैन यू सी दिस पोर्शन, ये आपका है एक्सेस प्रॉफिट।
ये आपका क्या है, एक्सेस प्रॉफिट। जरा बात ध्यान देना, ये क्या हो गया आपका एक्सेस प्रॉफिट। तो ये पोर्शन जो है ये एक्सेस प्रॉफिट का है, और ये आपका हो गया पूरा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ एक्सेस प्रॉफिट। शॉर्ट रन में जैसा आपको मैंने बताया, पहले AR कर्व, फिर MR कर्व, फिर आपको ड्रॉ करना है MC कर्व जो इंटरसेक्ट करेगी MR कर्व को, और यहाँ पे जब इंटरसेक्शन से आपको क्या करना है, एक लाइन नीचे ड्रॉ करनी है और एक लाइन ऊपर ले जाना है टिल द एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे टच हुआ और वहाँ पे आ गया आपका P और ये हो गया M। ठीक वैसे हमने एक लाइन ड्रॉ की विच इज़ नथिंग बट द एवरेज कॉस्ट, और उसके हिसाब से हमने क्या किया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ एक्सेस प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया। अगर एक्सप्लेनेशन अगर देखने जाएं, सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू कि एनी इंक्रीज इन द प्राइस में टर्न द कस्टमर्स टू क्लोज अदर सब्सटीट्यूट, द डिक्लाइन इन द डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस। अगर हम प्राइजेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये रिड्यूस करेगा क्या आपका टोटल रेवेन्यू। लोअरिंग द प्राइजेस मे ब्रिंग द सम एडिशनल कस्टमर्स, diverts them from the rival. However, the additional quantity sold is not enough to bring the more revenue. Additional quantity जो हम लोग प्राइस को डिक्रीज करके एडिशनल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करेंगे, उससे भी इतनी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होगी जिससे हम क्या कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें, विच इज़ इनफ टू कॉम्पनसेट द लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइजेस, एंड देयरफॉर द OP इज़ द प्राइस विच ब्रिंग्स द मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, एंड उसके हिसाब से हमें टोटल रेवेन्यू मिला। वी गॉट द आउटपुट, वी गॉट द प्राइस, टोटल कॉस्ट, एंड फाइनली द प्रॉफिट ऑफ NSM एंड द फर्म, दैट्स वाई इज नोन एज व्हाट, एक्सेस प्रॉफिट। आई होप यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट वन आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में क्या करना है, हमें लॉस करना है। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में लॉस कैसे होगा, जरा ध्यान देना। ये हो गया आपका AR कर्व, ये हो गया आपका MR कर्व, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व को एवरेज कॉस्ट MR कर्व इंटरसेक्ट किया, सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया आपका रेवेन्यू, ये हो गया P, ये हो गया M, ये हो गया O और ये हो गया Q। बात समझ में आ रही है? अब ज़रा ध्यान देना, मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज योर एवरेज कॉस्ट कर्व। ये क्या हो गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व आया, विच इज़ ग्रेटर देन द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ग्रेटर है एवरेज रेवेन्यू से, इसका मतलब 100% हो गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अब यहाँ पे अगर देखोगे आप, सेम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कॉस्ट कहाँ पे हमारा, कॉस्ट देखो यहाँ पे है, तो ये क्या है तुम्हारा H और ये क्या हो गया तुम्हारा G। तो अगर ध्यान दोगे तो टोटल रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू OQMP ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, और टोटल कॉस्ट क्या है आपका OQHG, ये हो गया आपका क्या टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका ग्रेटर है टोटल रेवेन्यू से, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोर्शन आपका दिखा रहा है लॉस का। ये पोर्शन किसका है आपका, लॉस का। तो PMHG यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और एज पर द टेक्स्ट बुक, मान लो अगर एज पर द टेक्स्ट बुक यहाँ पे M की जगह पे हम लोग N ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा PNHG, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस पोर्शन इंडिकेट्स द लॉस इन द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब इन डिटेल में ये कैसा हमने बनाया है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू एल्स। नाउ इज इट विजिबल टू यू? सपोज यहाँ पे सेम का हम लोग ड्रॉ करते हैं, सेम का हमने क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये आया आपका P, ये आया आपका N, ये आया आपका Q, ये आया O। OQNP ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू। अब इसके बाद क्या ड्रॉ करना है, नेक्स्ट आपको कर्व ड्रॉ करनी है, दिस कर्व।
ये क्या है आपका AC कर्व। अब यहाँ पे आप देखोगे इक्विलिब्रियम पे आपका कॉस्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया H, ये हो गया आपका G, और ये जो डिफरेंस है यहाँ पे रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो PNH और G, PNHG, और यहाँ पे लिख देते हैं लेट्स से PNHG। ये क्या है आपका शॉर्ट रन में लॉस है जो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। वीडियो पॉज करके आप सब देख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट PNHG, ये आपका क्या है, ये आपका लॉस आ गया। कुछ नहीं, क्या किया हमने, एवरेज कॉस्ट कर्व को पहले नीचे था अभी ऊपर कर दिया। तो व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, वहाँ पे होगा आपको प्रॉफिट, एंड व्हेन एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, वहाँ पे क्या होगा आपको लॉस। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को देखो, पहले यहाँ पे था इसलिए क्या था वो प्रॉफिट में, फिर वहाँ पे गया तो क्या हो गया लॉस में। मतलब एवरेज कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है एवरेज रेवेन्यू से, तो ये पोर्शन देख लो यहाँ पे इंक्रीज है, गैप है, इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे लॉस हो गया। सो द सेम थिंग एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, दिस इज हाउ क्लास वी कंप्लीटेड। ऐसे हमने क्या किया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया। When the firm incurs the losses, it requires to take the decision whether to continue or not. The rule discussed under the perfect competition for the operation of a loss incurring the firm is applicable here also. जो हमने परफेक्ट कंपटीशन के केस में लॉस के बारे में पढ़ा था कि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, तो वो सेम सिचुएशन सेम कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एज लॉन्ग एज द फर्म कवर्स इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट, एंड फर्म्स टोटल रेवेन्यू मस्ट नॉट बी लेस देन इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब तक वेरिएबल कॉस्ट का रिकवर कर सकते हो तब तक करो, फिक्स कॉस्ट को जब तक थोड़ा बहुत पेमेंट होता है तो फिर फिक्स कॉस्ट का पेमेंट करो। हाँ, जब तुम्हें लगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी तुम रिकवर नहीं कर पा रहे हो, जितना तुम लेबर को पे कर रहे हो, जितना तुम रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हो, वो पैसे भी तुम अगर मार्केट से नहीं निकाल पा रहे हो, बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो बिजनेस वहाँ पे क्या कर दो, बंद कर दो। यू शुड स्टॉप द बिजनेस ओवर देयर। दिस इज एग्जैक्टली इज द केस, एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड व्हाट your short run equilibrium. Is that clear? The next we're going to continue in the next lecture. Till the time आप लोग क्या करो, आप लोग रिवाइज करो प्रीवियस वीडियोस को, डायग्राम समझने की कोशिश करो। मोनोपोली में जो हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, सेम डायग्राम आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी है, और वही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सो थैंक यू, विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।